करते हैं। अब देखो, कल अपन ने ये टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बाद में, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप या टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बाद में, इसमें से सब पार्टनरशिप पे पूरा ध्यान देना भाई। दो बातों पे ध्यान देना कि सर एक तो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड जो होती है, वो फिक्स्ड पीरियड के बाद में भी, वैसे तो फिक्स्ड पीरियड पूरा होने पे क्या हो जाएगा कि सर डिसॉल्व, लेकिन यदि आप डिसॉल्व नहीं करके बाईपास कर देते हो, उसको कंटिन्यू करने लगते हो, तो वो पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जब तक इच्छा होगी तब तक। इसी तरीके से जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, पर्टिकुलर वर्क होने के बाद में उसको क्या करना पड़ेगा कि सर डिसॉल्व, लेकिन सर डिसॉल्व नहीं करते और कंटिन्यू करने लग जाते हो तो सेम वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी सर, पार्टनरशिप एट विल में ही कन्वर्ट हो जाएगी। जब तक इच्छा है तब तक चलाएंगे। ये एक पॉइंट, ये दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको इंपॉर्टेंटली बताया था वो था सब पार्टनरशिप, कल कराया था। सब पार्टनरशिप में क्या पढ़ाया था कि सर मान लो एक पार्टनरशिप में चार पार्टनर्स हैं, या दो या दो से अधिक पार्टनर्स हैं, उनमें से एक पार्टनर किसी एक्सटर्नल एंटिटी के साथ में कोई एक एग्रीमेंट बना लेता है कि मेरे को इसमें जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसमें तुम्हारा हिस्सा इतना, मतलब इनके बीच में कोई म्यूचुअल अरेंजमेंट हो जाता है। म्यूचुअल अरेंजमेंट से इस पार्टनरशिप का कुछ लेना देना नहीं है भैया। ये ना तो पार्टनर जैसे बिहेव कर सकता है, ना यहाँ पर पार्टनर जैसे इंटरफेयर कर सकता है, ना पार्टनरशिप के अकाउंट्स मांग सकता है। हु इज ही टू आस्क फॉर पार्टनरशिप अकाउंट्स? ठीक है, इसके राइट्स किसके खिलाफ रहेंगे? ओनली मिस्टर बी के खिलाफ, उनकी पर्सनल कैपेसिटी में रहेंगे। ठीक है, एज अ मतलब ये इसके खिलाफ जो भी अपने राइट्स है वो एनफोर्स कर सकता है, डायरेक्टली इधर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। दिस इज व्हाट इज सब पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए, तो ये तीन चीजें हमने इंपॉर्टेंटली कल पढ़ी थी। अब फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स अपन ने चालू किया था। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में मैंने आपको दो तरीके के पार्टनर्स करा दिए थे कि सर एक तो होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर में हमने एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी। क्या इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी? कि सर एक्टिव पार्टनर जब फर्म से रिटायर हो रहा होता है तो उसका पब्लिक नोटिस देना अत्यंत आवश्यक होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों होता है? कि सर एक्टिव पार्टनर फर्म का रिप्रेजेंटेटिव होता है। एक्टिव पार्टनर फर्म का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो फर्म को रिप्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टीज, मिस्टर एक्स के सामने पूरी फर्म को रिप्रेजेंट करता है। मान लो ये एक्टिव पार्टनर है, ये जो है ये एक्टिव पार्टनर है, शहर में सारे लोग जानते हैं कि इस फर्म का पार्टनर है। जब ये बाहर निकल रहा है तो कम से कम इन लोगों को जानकारी होनी चाहिए, यानी कि दैट ही इज नो मोर एन एक्टिव पार्टनर। यस और नो? उन लोग को जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज दे विल ट्रेड विद दिस पर्सन अंडर द इम्प्रेशन, दे विल ट्रेड विद दिस पर्सन अंडर द इम्प्रेशन दैट दे आर ट्रेडिंग, that they are making a contract with him as a partner of this firm or as a representative of this firm। गलत फहमी नहीं रहे, इसलिए पब्लिक नोटिस, जब भी कोई एक्टिव पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है उसके बाहर निकलने का पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है। बात समझ में आ गई? यस और नो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक नोटिस शब्द को पकड़ना, इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अभी और खूब पढ़ेंगे पब्लिक नोटिस के बारे में। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर कि सर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है इनटू द बिजनेस ऑफ द फर्म, स्लीपिंग पार्टनर जो होता है उसके बाहर निकलने का पब्लिक नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कभी भी फर्म को बाहर रिप्रेजेंट ही नहीं करता है लोगों के सामने, दैट आई एम पार्टनर ऑफ दिस फर्म, मेरे मैं फर्म को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। स्लीपिंग है, वो तो सोता रहता है। ठीक है, तो स्लीपिंग पार्टनर जो है उसके फर्म के बाहर जाने का कोई पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सर भले उसके बाहर निकलने का पब्लिक नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही वो स्लीपिंग पार्टनर है तो भी वो फर्म में के लोगों के द्वारा किए गए कामों के लिए इक्वली रेस्पॉन्सिबल होगा, जितने उसने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है उस एंगल तक वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जो भी इसके फर्म में, ये एक जनरल बात होती है कि पार्टनरशिप फर्म में रहते हुए, मान लो ये पार्टनर नंबर ए इस फर्म में रह रहा है 1/1/2020 से 1/1/2024 के बीच में, तो सर इस दौरान इस पार्टनरशिप फर्म में जो भी काम हुए हैं उन सब के लिए
मिस्टर ए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। कहने का मतलब सर जो पार्टनर जिस दौरान फर्म में था उस दौरान के किए गए कामों के लिए उसके वो हमेशा रेस्पॉन्सिबल रहेगा, चाहे उसने फर्म छोड़ भी दी हो तो भी। इस दौरान के कामों के लिए कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, इस डेट रेंज के दौरान के कामों के लिए किसी ने कोई केस कर दिया सर अब तो ये बाहर निकल चुका है, लेकिन लाइबिलिटी मान लो किसी काम के लिए अराइज हुए जो किया गया है 1/1/2023 को किया गया है, तो सर वो तो जब मिस्टर ए इस फर्म में पार्टनर थे तब किया गया या नहीं किया गया? यस सर, जब थे। तो भले ही आज फर्म से बाहर निकल गए हो तो भी उन कामों के लिए मिस्टर ए रेस्पॉन्सिबल बनाए जा सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ आगे और आपको समझाऊंगा ये सब डिटेल में, ठीक है। अब भले ही स्लीपिंग पार्टनर है, कैसा भी पार्टनर हो, एक्टिव पार्टनर हो, स्लीपिंग पार्टनर हो, ये वाला कंसेप्ट जो है ये सब पे लागू होता है। जब तक आप फर्म में थे उन डेट्स के दौरान किए गए कोई भी कामों के लिए, उन डेट्स के दौरान किए गए कोई भी कामों के लिए एक्टिव पार्टनर भी रेस्पॉन्सिबल रहेगा और स्लीपिंग पार्टनर भी रेस्पॉन्सिबल रहेगा। देखो क्या पढ़ा था, स्लीपिंग पार्टनर is also liable to third party for acts of the firm done in the ordinary course of the business। in the ordinary course of business जो भी किए गए, ये नहीं बोलना कि सर स्लीपिंग पार्टनर तो स्लीपिंग था, उसने तो कुछ काम ही नहीं किया तो वो रिस्पॉन्सिबल कैसे? अरे वो तो पार्टनर था, तो पार्टनर तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और आगे जाके पढ़ोगे जब तक वो फर्म में पार्टनर था, चाहे एक्टिव पार्टनर चाहे स्लीपिंग पार्टनर, अब फर्म से निकल गया तो भी उस दौरान के टाइम फ्रेम के दौरान कोई फर्म की लाइबिलिटी खड़ी हो जाती है तो उसको बाद में भी पकड़ा जा सकता है, ठीक है। ये आगे पढ़ोगे आप लोग। चलिए, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर कर दिया अपन ने। स्लीपिंग पार्टनर को डॉर्मेंट पार्टनर भी बोला जाता है। अब उसके बाद में नॉमिनल पार्टनर, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं नॉमिनल पार्टनर पे। इस सर एक एग्जांपल से समझते हैं ये किस चिड़िया का नाम है नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। मान लो करण फारिया, मुकुंद और नमित ये तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए और तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। इन्होंने कहा यार अपन चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करने के बजाय अपन कुछ स्टार्टअप करते हैं। स्टार्टअप करते हैं मतलब कोई एक नई फर्म बनाते हैं। तो जब अपन स्टार्टअप करेंगे, एक नई फर्म बनाएंगे, तो सर नए फर्म को काम करने के लिए पैसा की जरूरत होगी या नहीं होगी? बिल्कुल सर, पैसे तो सीड कैपिटल तो लगेगी ही लगेगी जिससे कि काम धंधा स्टार्ट किया जाए। पर इन नए लोगों को कोई भी बैंक लोन देने को तैयार नहीं हो रहा था। इन नए लोगों को कोई भी बैंक लोन देने को तैयार नहीं हो रहा था। फिर भी ये लोग कोशिश किए जा रहे थे। ये पार्टनरशिप जो है करण की, मुकुंद की और नमित की, इन्होंने एक दिन किसी, मान लो वन फाइन डे, इन्होंने HDFC बैंक वालों को अपने यहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाया लोन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब मजे की बात देखो कि जब HDFC बैंक का मैनेजर यहाँ पर विजिट कर रहा था, इनके प्रेमाइसेस पे, इनके ऑफिस पे, स्टार्टअप के ऑफिस पे विजिट कर रहा था, उस समय इन तीनों के एक बहुत फेमस फ्रेंड रतन टाटा यहाँ पर बैठे हुए थे। रतन टाटा का नाम सबने सुना है या नहीं सुना है? ठीक है, इतने फेमस फ्रेंड हैं, इतने फेमस पर्सनैलिटी हैं कि इन तीनों के एक फेमस फ्रेंड यहाँ पर बैठे हुए थे। अब वो मैनेजर आ गया, वो तो पागल हो गया रतन टाटा को यहाँ पर देख के, और इन्होंने भी फेंक मार दी कि रतन टाटा जी भी हमारे स्टार्टअप में हमारे साथ में पार्टनर बन रहे हैं। और रतन टाटा भी चुप रह गए। या रतन टाटा ने बोल दिया अरे मैं भी इनका पार्टनर हूँ, क्या लोन नहीं दे रहा है, चुपचाप लोन दे इनको, ठीक है। अब वो इतना बड़ा आदमी कुछ बोल दे, या फिर इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया रतन टाटा को एज अ पार्टनर और वो चुप रह गया, मतलब दोनों का असर एक ही आ रहा है ना, कि इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया और वो चुप रह गए इस बात पे कि मैं पार्टनर हूं, इनके सामने रिप्रेजेंट किया रतन टाटा के सामने और वो चुप रह गए, यानी इनडायरेक्टली इन्होंने मैनेजर के सामने रिप्रेजेंट कर दिया हाँ भाई मैं भी पार्टनर हूं, उनको ना बोलना चाहिए था, ठीक है। या फिर रतन टाटा ने इनके सामने रिप्रेजेंट कर दिया और मैनेजर के सामने अरे मैं भी पार्टनर हूं भाई लोन दे इनको, ठीक है। तो मैनेजर ने उस बात पे विश्वास करके यहाँ पर लोन दे दिया, भले ही असल में रतन टाटा पार्टनर नहीं हो, लेकिन अब वो नॉमिनल पार्टनर हो गए। नॉमिनल पार्टनर हो गए, नाम के पार्टनर हो गए, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर का मतलब सर ना तो इनकी प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं भी हो, लेकिन सर अब फर्म के द्वारा किए गए सारे कामों के लिए ये भी इक्वली रेस्पॉन्सिबल ठहराए जाएंगे।
फर्म के द्वारा किए गए सारे कामों के लिए जो इनके इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे कर लिए गए, सर जो उनके रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे कर लिए गए, उसके लिए रतन टाटा पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। मान लो उनके रतन टाटा के खुद के, या रतन टाटा जब इनके पास में बैठे थे तो इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये भी हमारी फर्म में पार्टनर है, ये सुनते ही एचडीएफसी के मैनेजर ने लोन दे दिया। सर तो वो इन ऐसे गलत रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे जब ये काम हो गया लोन देने वाला, तो उस लोन को चुकाने के लिए मिस्टर रतन टाटा भी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे के, एम और एन, वैसे ही रतन टाटा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस लोन को चुकाने के लिए। समझ में आया नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? कि सर आंसर नाम में ही छुपा है, नॉमिनल। नॉमिनल अमाउंट, नाम मात्र का अमाउंट। तो ये नाम मात्र के पार्टनर हैं, नाम सेक के लिए, नेम सेक के लिए पार्टनर हैं। ये कोई एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, नेम सेक के लिए पार्टनर है। लेकिन कई बार क्या होता है, हिंदी में एक कहावत होती है, सर ये वीडियो ऑफ करके मत बैठा करो, हिंदी में एक कहावत होती है। क्या कहावत होती है? हवन करते हैं ना, हवन मतलब समझते हो, ओम स्वाहा, जैसे आग में अपन कुछ डालते हैं। हवन करते हुए हाथ जल जाना। काम तो अच्छा कर रहे थे लेकिन उससे गड़बड़ हो गया कि हाथ जल गए, ओम स्वाहा में स्वाहा करते हुए आग में हाथ आ गया और हाथ जल गए। तो नॉमिनल पार्टनर के साथ में वो होने की बड़ी संभावना रहती है। वो काम तो अच्छा करने गया था, लोन दिलाने के लिए गया था रतन टाटा इन लोगों को, लेकिन हवन करते हुए हाथ जल सकते हैं उसके, अच्छा काम करते हुए। कि सर लोन चुकाने के लिए एचडीएफसी का जो मैनेजर है वो रतन टाटा को भी रेस्पॉन्सिबल बना सकता है और उनको चुकाना पड़ेगा। ही विल बी रेस्पॉन्सिबल एज इफ ही वाज रियली अ पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब समझ आ गया कि यस सर? एक एक को समझ आ गया? मुकुंद अभी भी नींद आ रही है क्या? है सर? खाना खा के बैठा हूँ, नींद तो आएगी कि शाम को? कि सर शाम को भी नींद आ रही होती है क्या यार? सोतलू आदमी है तू। ठीक है, अच्छे से बोल, माइक तो पीछे लटक रहा है, बोल कहीं रहा है, आंख रगड़ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। चलो पूंजी मैडम, मीत, यश काबरा, समझ में आया नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? नेथन, रोहन, यस और नो? यस। अरे सरप्राइज मिल गया मेरे को तो आज। यश काबरा ने अपनी हेयर कटिंग करा ली यार, ऐसे कैसे? यश काबरा बात ही नहीं करता है यार। चलो छोड़ो, अपन पढ़ना चालू करते हैं। कौन होता है एक नॉमिनल ये पार्टनर? पार्टनर हु हैव नो रियल इंटरेस्ट इन दी फर्म। सही में कोई इसका इंटरेस्ट नहीं होता है। दे ओनली गिव देयर नेम टू दी, ये कंपनी हटा के यहाँ पर फर्म कर लेना। दे ओनली गिव देयर नेम टू दी फर्म। ये केवल अपना नाम देते हैं अपनी फर्म, अब फर्म को फायदे के लिए अपना नाम साथ में जोड़ने देते हैं। ही इज ऑल्सो लायबल टू दी थर्ड पार्टी लाइक एन एक्टिव पार्टनर। ही इज ऑल्सो लायबल टू द थर्ड पार्टी लाइक एन एक्टिव पार्टनर। बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्सिबल बनाए जा सकते हैं जैसे कोई एक्टिव पार्टनर हो। ये 3 पॉइंट से आपको समझ, और रतन टाटा नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि सर पूरी कहानी क्या है। अब एक बात जो इधर नहीं लिखी हुई है और जो मैं आपको फर्दर समझाना चाहता हूँ नॉमिनल पार्टनर के उससे, वो समझो। वीडियोस ऑफ मत करो भाई, वीडियोस ऑन करो, उससे मेरे को पता पड़ता है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, यश काबरा चला गया, रोहन जी वीडियो ऑन रखा करो यार। नॉमिनल पार्टनर, सर वो वाईफाई में प्रॉब्लम। नॉमिनल पार्टनर का के बारे में एक और बात समझो। ये वही अपने 3 हीरो थे जो स्टार्टअप कर रहे थे, कौन? करण और मुकुंद और वो नमित। ठीक है, रतन टाटा इनके ऑफिस में बैठे थे। ठीक है, रतन टाटा जो हैं, इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया, या इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया रतन टाटा के वहां होते हुए किसको? एचडीएफसी बैंक वाले को, कि ये हमारे पार्टनर है, भले ही वो पार्टनर थे नहीं। ठीक है, कि एचडीएफसी बैंक के मैनेजर को रिप्रेजेंट कर दिया। एचडीएफसी वाले ने लोन नहीं दिया, उसने आईसीआईसीआई बैंक वाले को रिप्रेजेंट कर दिया कि रतन टाटा भी इनके यहाँ पर पार्टनर है, यदि तू देखना चाहे देख ले, लोन देना चाहे ले ले, मैंने नहीं दिया, मेरे रीजंस कुछ दूसरे थे। तो उसने किसी दूसरी पार्टी को एचडीएफसी वाले ने रिप्रेजेंट कर दिया। ये गलत बात जो यहां से इनिशिएट हुई थी, या तो इनसे या इनसे। तो सर डायरेक्टली रतन टाटा ने तो आईसीआईसीआई को रिप्रेजेंट नहीं किया, या इन लोगों ने आईसीआईसीआई को रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन लोन तो उसी बेसिस पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? उस गलत बात के बेसिस पे। यस सर, लोन तो उसी बेसिस पे मिल रहा है। तो सर
तब भी रतन टाटा रेस्पॉन्सिबल होंगे उस लोन को चुकाने के लिए, क्योंकि चेन इफेक्ट तो वही आया या नहीं आया है जो गलत बात चली। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि पार्टनर्स ने रिप्रेजेंट किया या नॉमिनल पार्टनर ने, उन्होंने किसी और को रिप्रेजेंट किया जिसने इनडायरेक्टली किसी और को रिप्रेजेंट कर दिया और उसी बेसिस पे इनको लोन मिला है, तो भी रतन टाटा रेस्पॉन्सिबल होंगे। डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं किया तो भी वो रेस्पॉन्सिबल बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, नॉमिनल पार्टनर। एक और बात बतानी थी आपको नॉमिनल पार्टनर के बारे में। सर वैसे तो हम बोलते हैं कि सर पार्टनरशिप जो है उसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि बिजनेस से जनरेट हुए हो। पढ़ा है ना डेफिनेशन में? यस सर। इट इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, नॉट अ कंक्लूसिव टेस्ट बट वन ऑफ द टेस्ट। कंक्लूसिव टेस्ट कौन सा होता है रे? पार्टनरशिप है या नहीं ये देखने का कि सर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज वन ऑफ द टेस्ट। ये भी देखना पड़ता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स नहीं हो रही है तो वो पार्टनरशिप नहीं होती है। लेकिन इसको पढ़ाते समय मैंने आपको बोला था एक एक्सेप्शन मैं आपको बताऊंगा इसका। मान लो ये तीन जने हैं, कौन? करण है, नमित है और मुकुंद है। ठीक है, ये तो हो गए एक्चुअल पार्टनर्स। इनका एक नॉमिनल पार्टनर और हो गया रतन टाटा, जो कि प्रॉफिट्स में कोई हिस्सेदारी वैसे भी नहीं लेता था, उसने केवल अपना नाम दिया था। तो सर यहां पर रतन टाटा के साथ में भले ही शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स नहीं भी हो रहा हो तो चलेगा। ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का रूल नॉमिनल पार्टनर पे मत लगा। बात समझ में आ गई कि सर आप ये बोलोगे इसके साथ तो प्रॉफिट शेयर ही नहीं हो रहे थे, इसने तो बस नाम दिया था, सर तो भी हम उसको एक्टिव पार्टनर जैसे रेस्पॉन्सिबल बनाएंगे। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का? एक यदि क्वेश्चन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के पूछा जाए तो इस बात का ध्यान रखना कि भले ही इसके साथ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, ये एक्चुअल पार्टनर जैसे रेस्पॉन्सिबल रहेगा। नाम क्यों दिया? हवन करते हुए हाथ क्यों जलाने की स्थिति लाया आप? बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। यस मुकुंद। चलिए आगे चलते हैं। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। कई बार वैसे तो देखो, जैसे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होता है वैसे ही शेयरिंग ऑफ लॉसेस भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना हर बार प्रॉफिट से जनरेट हो, कभी लॉसेस हो, इनिशियल ईयर्स में लॉसेस हो तो वो भी शेयरिंग किया जाएगा, वो भी शेयरिंग किया जाएगा। ठीक है, ओके। पर सर देखो, दोनों में एक बेसिक फर्क है पार्टनर्स के बीच में। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना जरूरी है, लेकिन शेयरिंग ऑफ लॉस, पार्टनरशिप एग्रीमेंट यदि साइलेंट है तो जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर हो रहा है उसी रेशियो में लॉस शेयर हो जाएगा। वेरी सिंपल। यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में लॉस शेयर हो जाएगा। लेकिन यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा लिख दिया कि हम तो एक पार्टनर को ओनली फॉर शेयरिंग ऑफ पार्टनर्स इन प्रॉफिट के जैसे ही लाए हैं, पार्टनर इन प्रॉफिट के जैसे ही लाए हैं, उसको लॉसेस नहीं देंगे, तो फिर यदि कभी लॉस हो रहा है तो सर इसके साथ में शेयर करने की वो लॉस शेयर नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है, मान लो ये ए बी और सी है, ये दवाई के मैन्युफैक्चरर्स हैं। ठीक है सर, मिस्टर डी जो थे वो एक साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट थे, नई नई दवाई का पेटेंट मॉलिक्यूल इजाद करके उसका पेटेंट करवाते थे और फिर वो दवाई मार्केट में आती थी। कोरोना का टाइम आया सन 2021 में, हाई टाइम चल रहा था कोरोना का। इनके पास में इन मिस्टर डी ने ऐसा एक मॉलिक्यूल खोज लिया जो कि कोरोना का लाइफ सेविंग ड्रग था, उससे आदमी मरता नहीं था, उसकी जिंदगी बच जाती थी। तो अब ये तीनों चाहते थे कि भाई हमारी पार्टनरशिप में आके ज्वाइन कर लो, तो हम आपको मतलब जो भी प्रॉफिट होगा आपके साथ में भी शेयर कर लेंगे, मैं मैन्युफैक्चर कर लूंगा, ये दोनों मार्केटिंग कर लेंगे, आपका फॉर्मूला रह जाएगा, सबको कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयरिंग कर लेंगे। इन्होंने कहा वो तो ठीक है, पर पार्टनरशिप में लॉस होगा किसी ट्रांजैक्शन में तो मैं क्या करूंगा कि लॉस मुझे नहीं चाहिए। तो इन इन चारों ने ऐसा डिसाइड किया, ए बी सी और डी ने, ठीक है आप अंदर आ जाओ एज अ पार्टनर, हम आपको पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स बना देते हैं, यानी कि केवल प्रॉफिट्स आपके साथ में शेयर किए जाएंगे, बाकी डिटेल्स पढ़ते हैं। पढ़ भाई, करण कहाँ चला गया? रेड आंसर।
फर्स्ट पॉइंट पर इसका। Partners who are entitled to share only profits of the firm and is not liable for losses. Partner who are entitled to share only profits of the firm and is not liable for losses, losses के लिए responsible नहीं रहेगा, जैसा कि बताया गया। सेकंड पॉइंट पढ़ो भाई। Generally, such partners do not take part in management of the firm, but they are liable to third parties like active partners. ये जनरली है, ये कोई रूल नहीं है, ऐसा देखा गया है। जिन लोगों को पार्टनर ओनली फॉर प्रॉफिट्स लिया गया है वो फर्म के मैनेजमेंट की तरफ काम नहीं करते हैं, लेकिन लायबिलिटी उनकी वैसे ही है जैसे कोई एक पूरा एक्टिव पार्टनर हो। मतलब दे डोंट बिहेव लाइक एन एक्टिव पार्टनर बट दे आर लायबल जस्ट लाइक एन एक्टिव पार्टनर। समझ में आया? फर्म का मैनेजमेंट ने संभालने में जनरली बोला है वर्ड, जरूरी नहीं है ये 100% ऐसा हो ही हो, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि जो लिख दी एक बार वो लिख दी। ठीक है, हो सकता है पार्टनर इन प्रॉफिट्स जो है वो मैनेजमेंट में भी काम ले हुए हैं, ऐसा हो जाए तो आप मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो सब डिपेंड करता है कि पार्टनर्स के बीच में क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना है, उससे ये सब सेकंड पॉइंट वाली बातें तय होंगी। आइए, सब पार्टनर में अभी आपको ये ऊपर सब पार्टनरशिप में पढ़ा है, कंसेप्ट समझ में आ गया था ना? ठीक है, तो वही है, आइए पढ़ते हैं, करण पढ़ इसको। When a partner agrees to share his profits in a partnership firm with an outsider, such outsider is called sub-partner. ठीक है, आउटसाइडर मिस्टर एक्स के साथ में मिस्टर बी ने कहा चल मैं तेरे साथ में मेरा प्रॉफिट शेयर करूंगा, तो मिस्टर एक्स सब पार्टनर। आगे, Such sub-partner does not hold any right against the firm and not liable for debts of the firm. तो सर ऐसा पार्टनर फर्म के खिलाफ कोई भी राइट नहीं रखता है और वो फर्म के डेट्स या लाइबिलिटीज के लिए मिस्टर एक्स को भी या सब पार्टनर को उसके लिए भी वाइस वर्सा रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता। फर्म का डेट है, उसके लिए एबीसीडी पार्टनर्स चारों रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, लेकिन ये सब पार्टनर है, कहने का पार्टनर है, ये कोई एक्चुअल में पार्टनर थोड़ी है यहाँ पर अंदर। ठीक है, तो मिस्टर बी का सब पार्टनर है ये, तो फर्म के खिलाफ भी कोई राइट नहीं रहेगा और फर्म की लाइबिलिटीज के लिए मिस्टर एक्स का कोई वो नहीं रहेगा। बहुत अच्छी प्रपोजिशन होती है ये कई बार। क्या प्रपोजिशन होती है कि देखो, मिस्टर एक्स चाहते हैं इस फर्म में घुसना, लेकिन उनको अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं लेनी है, ए बी सी और डी। फर्म में हर पार्टनर की कैसी लाइबिलिटी होती है सर? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। यस सर, पूरा पैसा फर्म का एक ही जने से भी वसूला जा सकता है क्योंकि उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है सर, मिस्टर एक्स ने कहा चलो मैं मिस्टर बी से सब पार्टनरशिप कर लेता हूँ, उससे क्या होगा, मिस्टर बी को जो प्रॉफिट्स मिल रहे हैं उसमें मेरी हिस्सेदारी हो जाएगी और मेरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी नहीं रहेगी क्योंकि मैं फर्म का पार्टनर तो हूं नहीं। तो इनडायरेक्टली चोर दरवाजे से यहाँ पर पीछे घुस गए, फायदा ले लिया, नुकसान अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला नहीं हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट दो है इनकमिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर। अब ये वर्ड इनकमिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहे हैं कि सर पहले से कोई फर्म बनी हुई है, उसमें मिस्टर ए बी और सी बैठे हैं, ये बाद में आके जुड़ रहे हैं इसलिए इनकमिंग पार्टनर। ठीक है, और आउटगोइंग इनमें से कोई बाहर जा रहा है तो हो जाएगा आउटगोइंग पार्टनर। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इनकमिंग पार्टनर को। पढ़ भाई पहला पॉइंट। Such person is admitted into already existing firm with consent of all the existing partners is called incoming partner. देखो, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो इनकमिंग का मतलब ही ये हो गया पहले से कोई बनी हुई थी उसमें बाद में ज्वाइन कर रहा है, तो सर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म में जो ज्वाइन कर रहा है, सच पर्सन इज एडमिटेड इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म। ये तो पहली बात समझ में आ गई, तभी इनकमिंग बोल रहे हैं। दूसरी बात कि सर जब फर्म में कोई नया इनकमिंग पार्टनर मिस्टर डी अंदर आ रहे हैं, ये तब तक अंदर आकर पार्टनर नहीं बन सकते जब तक कि ऑलरेडी जो पार्टनर्स हैं उन सब की कंसेंट नहीं मिल जाती इनको पार्टनर बनाने के लिए।
सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए किसी नए पार्टनर को इनकमिंग बनाने के लिए। मिस्टर ए की भी कंसेंट लगेगी, मिस्टर बी की भी लगेगी और मिस्टर सी की भी लगेगी। मिस्टर ए की भी लगेगी, बी की भी लगेगी और सी की भी लगेगी। ठीक है, इनमें से ए और बी तो चाहते हैं कि मिस्टर डी अंदर आ जाए एज एन इनकमिंग पार्टनर, लेकिन सी ने मना कर दिया। तो एक आदमी भी बहुत है, एक पार्टनर भी बहुत है मना करने के लिए, मिस्टर डी अंदर नहीं आ पाएगा। ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों? सोचो इसके पीछे लॉजिक क्या होना चाहिए, सोचो इसके पीछे लॉजिक क्या होना चाहिए पूंजी नेतन। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में, हम्म, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है ना यस, पार्टनर्स के बीच। कौन बोला? नमित शाह बोला, वेरी गुड सर। पार्टनरशिप कैसा रिलेशनशिप है कि सर पार्टनरशिप इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप है। जो विश्वास ए और बी को डी पे हो सकता है इनकमिंग वाले पे, वो सी को इस पे नहीं है। मुझे विश्वास नहीं है डी पे, ये कुछ भी काम करके बाहर आ जाए, यदि ये पार्टनर जैसे अंदर घुस गया और कुछ भी काम करके बाहर आ जाए, तो इससे ए बी के साथ में सी भी बाइंड होने लग जाएगा। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है, इस वजह से सी ने मना कर दिया, नहीं भाई मुझे इस पे विश्वास नहीं है, ये फर्म के लिए जो भी काम करेगा उससे सब बाइंड होंगे, मैं भी होने लग जाऊंगा, मुझे इस पे विश्वास नहीं है, मैं मना करता हूँ, इसको अंदर नहीं लाना है, क्योंकि इसके कामों से बाइंड तो मैं भी होने लग जाऊंगा। इसलिए सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की परमिशन जरूरी है किसी नए बंदे को अंदर लाने के लिए। एक ने भी मना कर दिया, वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पर भाई। Such partner is not liable for the acts done before his admission as a partner. बिफोर हिज एडमिशन एज अ पार्टनर। सर ये पार्टनरशिप फर्म ए बी और सी पहले से पार्टनर थे, ठीक है, ये जो मिस्टर डी हैं कंसेंट तीनों ने दे दी, ए बी और सी कंसेंट तीनों ने दे दी, अंदर घुसे 1/1/2024 को अंदर घुसे। ठीक है सर, तो सर अपने फर्म में घुसने से पहले वाले कामों के लिए मिस्टर डी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। जो भी इस फर्म में काम किए गए हैं, वो जिस भी डेट को इस फर्म में घुसे हैं उस डेट से पहले किए गए कामों के लिए मिस्टर डी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। जो पाप उन्होंने किए ही नहीं है उनके लिए उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं क्या, बताओ? कंसेप्ट समझ में आ गया? पूंजी, नींव, मुकुंद, यश, ठीक है। तो पहले किए गए कामों के लिए मिस्टर डी की बाय डिफॉल्ट कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। यहां पर जिन जिन लोगों ने भी प्रिंट आउट्स निकाल लिए हैं नोट्स के, वो कृपया यहां पर लिख लेवें ब्रैकेट में, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अब इस अनलेस अदरवाइज एग्रीड का क्या मतलब हो गया कि सर मिस्टर डी का घुसने से पहले किए गए कामों के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जिस दौरान वो इस फर्म में रहेंगे, मान लो 1/1/2024 से 1/1/2027 में रहे और फिर उसके बाद में बाहर निकल गए, तो ये तो आउटगोइंग पार्टनर हो गए। तो अपन को तो ये भी ध्यान है कि सर ये इस दौरान किए गए कामों के लिए फुल्ली रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, चाहे ये बाहर निकल गए उसके बाद में भी इस डेट रेंज के किए गए काम के लिए बाद में भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, कोई लाइबिलिटी आ जाती है, उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल निकलने के बाद में भी बनाए जा सकते हैं। ये तो अपन ने पहले भी पढ़ लिया था, अभी पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है, तो सर लेकिन अब एक और बात बता रहा हूं इनकमिंग पार्टनर से रिलेटेड कि सर ये अंदर घुसना चाह रहे हैं, अंदर तीनों ने हाँ भी भर दी, यस सर। अब लेकिन बाय डिफॉल्ट ये अंदर घुसने से पहले किए गए कामों के लिए, फर्म के कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, यस सर, ये भी सही है। लेकिन कई बार कोई आदमी अंदर घुसने के लिए इतना आतुर होता है, इतना ज्यादा उसकी मन की इच्छा होती है, कहते हैं अरे मुझे ले लो इनकमिंग पार्टनर जैसे, मैं उसके लिए फर्म के पहले किए गए कामों के लिए भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूं। जब वो खुद बोल रहा है कि भाई मुझे मुर्गा बना लो, आबेल मुझे मार, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, यानी कि इज एग्रीइंग अदरवाइज कि हाँ मैं पहले से किए गए कामों के लिए भी मैं फर्म में घुसा, उससे पहले किए गए कामों के लिए भी मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूं, तो फिर वो रेस्पॉन्सिबल होगा। अनलेस अदरवाइज एग्रीड वाला पॉइंट ये है।
यदि उसने अदरवाइज एग्री नहीं किया है तो फिर बाय डिफॉल्ट तो जिस डेट से घुसा है उसी डेट से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू होगी। पहले के बुरे कार्यों के लिए, लॉस मेकिंग चीजों के लिए, लाइबिलिटीज के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोग को? बोलिए यस। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर जैसे इनकमिंग है वैसे ही आउटगोइंग है कि फर्म से कोई निकल रहा है। तो पढ़ वही फर्स्ट पॉइंट। A partner who leaves the firm in which rest of partners continue to carry on business such is called retiring or outgoing partner. भाई आउटगोइंग पार्टनर से मतलब ये है कि सर मिस्टर डी अब बाहर जाना चाह रहे हैं, आउटगोइंग, ठीक है, बाहर निकलना चाह रहे हैं, और ये बाकी के लोग बिजनेस कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, करेंगे, तो ये आउटगोइंग हुए ना। अदरवाइज तो क्या हुआ, ये बाहर जा रहे हैं और बाकी के भी बाहर जा रहे हैं, तो फिर तो सर पूरी फर्म ही खत्म हो रही है ना। फिर आउटगोइंग वर्ड का मतलब कोई रह नहीं जाता है। आउटगोइंग का मतलब तब है कि सर ये बाहर जा रहे हैं लेकिन रिमेनिंग लोग जो हैं वो अभी भी बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो ऐसे बाहर जाने वाले को क्या कहते हैं, या तो रिटायरिंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ भाई। Such partner is liable for all the acts of firm until public notice is given of his retirement. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, व्हाट इज दिस, पब्लिक नोटिस का और पॉइंट आ गया। मैं आपको जनरली कहता हूं, मैंने आपको क्या बोला कि सर देखिए ये पार्टनर है ए बी सी डी, मिस्टर डी जाना चाहते हैं बाहर, मिस्टर डी जा रहे हैं बाहर, मिस्टर डी इस फर्म में रहे 1/1/2024 से 1/1/2027 तक। तो सर मेनली इन्हीं कामों के लिए इनकी लाइबिलिटी होगी। ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है ना, जब तक फर्म में रहे उससे पहले के लिए नहीं रेस्पॉन्सिबल रहेंगे अनटिल अदरवाइज एग्रीड, ये भी पढ़ लिया, ठीक है। ये जब तक फर्म में रहे हैं उन उस कामों के लिए इनकी रिटायर होने के बाद में भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जो भी प्रॉब्लम इन डेट्स के दौरान किए गए कामों के अंदर आ गई, बाद में भी लाइबिलिटी खड़ी हो गई, उसके लिए निकलने के बाद में भी इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये भी अपन ने पढ़ लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सर 1/1/2027 को ये बाहर जा रहे हैं, मान लो ये एक्टिव पार्टनर है, अपन यही मान के बात चल रहे हैं, स्लीपिंग पार्टनर नहीं है, एक्टिव पार्टनर समझ के बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो सर 1/1/2027 को ये इनको बाहर निकलने का पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अभी समझाया था ना सर, जो भी आउटगोइंग पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है, उसको बाहर निकलने का पब्लिक नोटिस देना पड़ता है ताकि बाहर वालों को पता लग जाए ही इज नो मोर कनेक्टेड विद द फर्म, ठीक है सर। यदि इन्होंने, मिस्टर डी ने, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन बना के दे देते हैं इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यदि इन्होंने, मिस्टर डी ने बाहर निकलते समय पब्लिक नोटिस नहीं दिया या फिर फर्म ने इनके बाहर निकलते समय पब्लिक नोटिस नहीं दिया, कोई भी दे सकता है, मिस्टर डी खुद भी दे सकते हैं या फिर ये फर्म भी दे सकती है इनके निकलने का पब्लिक नोटिस, जो चाहे वो दे सकता है, बस पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, ठीक है। अब यदि नहीं दिया तो क्या, सर इनको जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देंगे फर्म के द्वारा आगे किए गए सारे कामों के लिए ये वैसे ही रेस्पॉन्सिबल होते रहेंगे एज इफ ही इज स्टिल अ पार्टनर, एज इफ ही इज स्टिल अ पार्टनर। पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो फर्म के द्वारा भविष्य में किए गए कामों के लिए इनकी वैसी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती रहेगी एज इफ ही इज स्टिल अ पार्टनर। और ये तो हो गई मिस्टर डी आउटगोइंग पार्टनर की लाइबिलिटी। और यदि पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया और मिस्टर डी बाहर निकलने के बाद में भी लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर करके और मिस्टर एक्स के सामने जो आउटसाइडर है उनको बोले मैं तो इस फर्म में पार्टनर हूं, और इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाने की बातें कर ली, एडवांस ले लिया, तो सर चूंकि पब्लिक नोटिस नहीं गया, ये फर्म भी इनके द्वारा किए गए कामों के लिए वैसे ही बाइंड होती जाएगी जैसे एज इफ ही वाज सीरियसली स्टिल अ पार्टनर। यानी दोनों को नुकसान हो सकता है, आउटगोइंग पार्टनर को भी नुकसान हो सकता है। करण फारिया, हाँ सर। ये क्या लगाया है तूने आइकन?
अरे पता नहीं, मैं कुछ तो कर रहा था वीडियो बंद थोड़ा टाइम के लिए, तो कुछ तो दब गया, ये लग गया। गजब यार, सब जने अपने अपने आइकन लगा के बैठ जाओ, मैं भी अपना एक आइकन लगा के बैठ जाता हूँ। ठीक है, चलिए तो सर सेम लिंक पे रिज्वाइन कर लेना जब ये बंद हो। सर पब्लिक नोटिस नहीं गए तो ये भी फर्म को बाइंड कर सकते हैं एज ए ही इज स्टिल अ पार्टनर, और फर्म के द्वारा भविष्य में किए गए कामों के लिए ये खुद भी वैसे ही रेस्पॉन्सिबल और बाइंड होते रहेंगे एज ए ही इज स्टिल अ पार्टनर। ये इंपॉर्टेंस होती है पब्लिक नोटिस देने की, देना बहुत जरूरी है। जिसको ज्यादा मिर्ची लगती है ना, अरे ये हमको बाइंड कर देगा, तो फर्म नोटिस दे देगी पब्लिक नोटिस, और इसको लगेगा अरे यार मैं आगे के कामों के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा, इसको ज्यादा मिर्ची लगी तो ये दे देगा पब्लिक नोटिस। ठीक है, नोटिस आना जरूरी है, दे